की हैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह साहब के साथ हैं। तो आप ये बताएं कि हाउ कैन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के माध्यम से, क्योंकि केमिकल खेती, जैविक खेती एक एक चीज करना करके थोड़ा सा यील्ड में इम्पैक्ट होता है, कहीं इंप्रूवमेंट होता है, कहीं वेरिएबिलिटी रहता है। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करके कैसे क्रॉप का प्रोडक्टिविटी बढ़ा जाए और इन्वायरमेंटल में स्टेबिलिटी लाया जाए, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे। हेलो, सभी उपस्थित किसान भाइयों को और वैज्ञानिकों को मेरा नमस्कार। अभी विनय दा ने एक सवाल पूछा है कि इंटीग्रेटेड सॉइल मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे किया जाए और उसका क्या तरीका है। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अनुभवी बैठे हैं, और जो लोग अच्छी लगातार सस्टेनेबल खेती कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, वो इस बात को जानते हैं कि सिर्फ एक तरीके से, एक ही चीज़ के माध्यम से, एक ही तरीके से हम किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते। हम सॉइल हेल्थ की बात करें वो तो बात की बात है, अगर हम अपने खाने की भी बात करें तो उसमें भी हमको सिर्फ रोटी या सिर्फ दाल या सिर्फ चावल या सिर्फ सब्जी से हमारा काम नहीं चलता है। हमको पूरी थाली की ज़रूरत पड़ती है, और पूरी थाली अगर हम नहीं खाएं, अगर हम अगर हम लगातार सिर्फ ये कहें कि अब आप अगले 6 महीने सिर्फ गेहूं की रोटी खाइए, तो क्या हमारी सारी जो ज़रूरतें हैं न्यूट्रिशन की, पोषण की, वो पूरी हो पाएंगी? अगर वो पूरी नहीं हो पाएंगी तो क्या सिर्फ डीएपी और यूरिया से हमारे खेत के और हमारी फसल के पोषण की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं? जहां तक मैं मानता हूं, मेरा जो छोटा सा अनुभव है, मुझसे बहुत अनुभवी लोग आप लोग बैठे हैं, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, मेरा ये मानना है कि हमको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी और पड़ती है। आज से 40-50 साल पहले हम लोग खेत में जिसमें गेहूं करते थे, उसमें गेहूं और धान के अलावा बाकी की भी 2-4 फसलें किया करते थे। मुझे अभी भी याद है, हम लोग बचपन में जब हमारे यहाँ खेती होती थी, तो जिस खेत में 2 साल तक गन्ना करते थे, उसमें तीसरे और चौथे साल में हम गन्ना नहीं करते थे, उसमें फिर दूसरी फसल किया करते थे। और उसके 2 कारण थे। आप जो भी पोषक तत्व उस फसल को दे रहे हैं और उसका अवशोषण या उसका दोहन जो वो फसल कर रही है, जिस मिट्टी के स्तर पे कर रही है, उसके अलावा जो ऊपर रह गए पोषक तत्व या नीचे चले गए जो पोषक तत्व, उनको भी आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो वाली फसल नहीं करेगी, दूसरी फसल करेगी। तो जिसको हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं, फसल चक्र में सुधार लाने की एक जरूरत है। और फसल चक्र में सुधार लाने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी वहाँ का जो वातावरण है, हमारी वहाँ की जो क्लाइमेट है, हमारी वहाँ की जो मिट्टी है, उनके अनुरूप कौन सी फसलें और की जा सकती हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पता नहीं है कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है, किसी वैज्ञानिक के पास जाने के बजाय अपने बुजुर्ग से जाकर के पूछ लीजिए कि आज से 50 साल पहले हमारे इन खेतों में कौन सी दूसरी फसलें होती थी, और उन्हीं में से कोई भी फसल हम चयनित कर सकते हैं जिस फसल को आप पहले करते आए थे, और आज उसमें से कुछ फसलें ऐसी हैं जिनका बाजार में एक अच्छा भाव भी मिल सकता है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मुझे जैविक के साथ में, मुझे जो यूरिया और डीएपी के साथ में बायो फर्टिलाइजर डालने हैं, मुझे उसके साथ में दूसरे जो न्यूट्रिएंट हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। मेरा ऐसा मानना है कि इंटीग्रेटेड का मतलब एक पूरी अप्रोच है, जो एक खेती की अप्रोच है, जिसमें हम वातावरण को, फसल को, मिट्टी को, सभी चीजों को एकीकृत तरीके से काम कराएं, सभी से हम उनका फायदा उठाएं। कल भी हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे, आपने शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग नए होंगे। आज से 25-30 साल पहले एक शब्द का इस्तेमाल होता था, अब भी होता है, पहले भी होता था, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी का मतलब है कि अगर मैं अपने खेत में 100 किलो यूरिया डाल रहा हूं, 100 किलो डीएपी डाल रहा हूं, उसमें से कितना
मेरी फसल को मिल रहा है। क्योंकि आपने 100 किलो यूरिया डाला या 100 किलो डीएपी डाला, आपने खर्चा 100 किलो का किया, लेकिन उस 100 किलो में से आपकी फसल ने जितना लिया, आपको रिटर्न उतना मिला, आपको वापस वो मिला। तो अगर आप 100 खर्च करके उसमें से 20% ले रहे हैं, तो 80% जो आप नुकसान कर रहे हैं, अगर उस नुकसान को अगर हम नहीं बचा सकते, अगर उस नुकसान को हम नहीं कम कर सकते, तो हम ये फायदेमंद खेती की बात, किसान की आमदनी बढ़ाने की बात, ये सब नहीं हो पाएगी। तो जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करते हैं, तो आप एक चीज ये देखिए कि ये जो आज न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, आज अगर वैज्ञानिकों से डेटा लें तो सब लोग लगभग 15% से लेके और 35% के बीच में अलग अलग तत्वों की न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है। आपकी मिट्टी कैसी है, आप कौन सी फसल ले रहे हैं, ये बात भी इस पे भी निर्भर करता है। अब अगर मैं 100 रुपए खर्च करके सिर्फ 15 रुपए का फायदा उठा रहा हूं, तो मुझे जरूरत है बाकी के 85 रुपए के नुकसान को बचाने की। उसके लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। अब इंटीग्रेटेड अप्रोच में जैसे मैंने बताया, फसल चक्र भी है, बहुत सी फसलें हैं जो आपको पोषक तत्व जमीन में इकट्ठा करके देती हैं, बहुत सी फसलें हैं जो उस पोषक तत्व को सही जगह से ले लेती हैं। इसके अलावा एक जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर जैविक तत्व कितने हैं, उसमें जीवंतता कितनी है। कल भी बात हो रही थी, डॉक्टर जाट ने भी ये बात कही थी। अगर हमारी मिट्टी में जैविक शक्ति नहीं है, तो ये 15% से इसको 50% या 75% ले जाना संभव नहीं है। तो इसका मतलब हमको कुछ ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें हम ये अपने मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक करें, इसके अंदर अपनी फसलों के अवशेष को मिलाएं, फसल चक्र को ठीक करें, जैविक खाद को दें, और ये सारी चीजों को एक साथ करते हुए इसको इंटीग्रेट करें। इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कहा जाता है, चाहे वो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हो, चाहे वो पेस्ट मैनेजमेंट हो। कल मैंने एक और वैज्ञानिक तथ्य आपसे बताया था कि अगर आप अपनी फसल में नाइट्रेट और अमोनियम की मात्रा आवश्यकता से अधिक देंगे, तो आपकी फसल में कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ेगा, और उन कीड़े और बीमारियों के प्रकोप को कम करने के लिए आपको दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आपका चक्र शुरू हो जाता है खर्चा बढ़ाने का। तो एकीकृत प्रबंधन में मेरा यही कहना है। अभी मैं फिर डॉक्टर पुष्कर को भी बोलूं, उनसे भी निवेदन करूंगा वो इसमें अपनी चर्चा, अपनी बात रखें। लेकिन मेरे विचार से एकीकृत प्रबंधन जो है वो सिर्फ दो चीजों का प्रबंधन नहीं है, वो एक पूरी तरह से सभी चीजों को करने का प्रबंधन है, और जो आपकी लोकल कंडीशंस के हिसाब से जरूरी है। इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं दे सकते। यहां बैठ करके हम ये नहीं कह सकते कि ये 4 चीजें कीजिए, चाहे उड़ीसा में कीजिए, चाहे तमिलनाडु में कीजिए, चाहे हरियाणा में कीजिए, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो आपको आपकी फसल के हिसाब से, आपके वातावरण के हिसाब से, आपकी मिट्टी के हिसाब से, वहां की पानी की उपलब्धता के हिसाब से, बहुत सारी चीजों के हिसाब से उसको करना पड़ेगा, और उसके लिए थोड़ी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल हमारे पास समय कम है, मैं अपनी बात यही रोकता हूं और विनायक दा को वापस देता हूं। थैंक यू शैलेंद्र साहब, आपने जो बोले कि होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जैविक के साथ क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र में और जैविक